हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट सोल्यूबिलिटी एंड प्रीवियस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज सॉल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने लास्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर 2 सॉल्यूशन स्टार्ट किया था और सॉल्यूशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या है, वो हमने पढ़ लिया। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट सोल्यूबिलिटी। देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोल्यूबिलिटी? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट which can be dissolved in a specific amount of solvent at a specified temperature is known as solubility। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो किसी भी सॉल्वेंट में कितना ज्यादा हम लोग सोल्यूट को डिजोल्व कर सकते हैं, वो क्या है, उसकी एक सोल्यूबिलिटी है। मान लो आपके पास वाटर है 1 ग्लास, ठीक है, आप उसमें शुगर डिजोल्व कर रहे हैं, आपने 1 चम्मच शुगर डाली, डिजोल्व हो गई, 2nd स्पून डाला, डिजोल्व हो गया, 3rd स्पून डाला, डिजोल्व हो गया। बट एक टाइम के बाद क्या होगा, जो शुगर है वो डिजोल्व होना बंद हो जाएगी। तो मैक्सिमम जितनी शुगर डिजोल्व हो सकती है उस वाटर में, वो उसकी क्या है, सोल्यूबिलिटी है। ठीक है, तो बात समझे। और सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और इफ आप टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो हमने क्या पढ़ा, सोल्यूबिलिटी क्या है, सोल्यूबिलिटी द maximum amount of solute that can be dissolved in specific amount of solvent at specified टेम्परेचर। आपको एक चीज का याद रखना है कि जब आप सोल्यूबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो तो आपका जो सोल्वेंट का अमाउंट है वो फिक्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ हम लोग 1 ग्लास वाटर लेंगे, उसमें शुगर कम डिजोल्व होगी। इफ हम लोग 2 ग्लास वाटर लेंगे तो शुगर क्या होगी, ज्यादा डिजोल्व होगी। ठीक है, तो सोल्यूबिलिटी डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सोल्वेंट पे, और सेकेंड किस पे डिपेंड करती है, हमारी टेम्परेचर पे। तो आपका टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए, और सेकंड आपका अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो मेनली हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, हमको कौन से सॉल्यूशन पढ़ने हैं, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब जिसमें सॉल्वेंट किस फेज में हो, लिक्विड फेज में हो। और सोल्यूट क्या हो सकता है हमारा, सोल्यूट हमारा सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकता है, और लिक्विड हो सकता है। तो हमको 3 सॉल्यूशन पढ़ने हैं। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, किसकी सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे, सॉलिड इन लिक्विड। नेम से पता चल रहा है, इसमें हम लोग सॉलिड सोल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर क्या करेंगे, डिजोल्व करेंगे। हाँ तो बच्चों, हमें फर्स्ट स्टार्ट करना है। फर्स्ट टॉपिक क्या है, सॉलिड इन लिक्विड। इसमें हम लोग सॉलिड सोल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में क्या करेंगे, डिजोल्व करेंगे। तो होगा क्या, समझने का ट्राई करिए। जब हमारा जो सोल्वेंट है, सोल्वेंट किस फेज में, लिक्विड फेज में, ये हमारा क्या है, सोल्वेंट है। तो जब हम सोल्वेंट में हमारा सोल्यूट को ऐड करेंगे, ठीक है, तो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, मोशन करेंगे, और वो मोशन करने की वजह से एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, उसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स, वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, और वो हमारे लिक्विड के साथ इंटरेक्ट करने लगेंगे। या सिंपल लैंग्वेज में बोले तो वो मॉलिक्यूल्स दूर हो जाएंगे और लिक्विड में क्या होने लगेंगे, डिजोल्व होने लगेंगे। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिजोल्यूशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजोल्यूशन। हाँ, डिजोल्यूशन क्या है, डिजोल्यूशन इट इज ए प्रोसेस इन विच द सोल्यूट पार्टिकल इंटरेक्ट विद solution and concentration of solute in solution increases and this process is known as dissolution। तो डिसोल्यूशन में हो क्या रहा है, जब हम लोग सोलवेंट में सोल्यूट को ऐड कर रहे हैं, जब आपने सोलवेंट में सोल्यूट को ऐड किया, सपोज आपके पास पानी था, उसमें आपने शुगर डाल दी, तो ऐसा तो है नहीं शुगर के डालते ही वो क्या होगी, पूरी डिजोल्व हो जाएगी, उसको कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस है, जब आपने शुगर को डाल दिया वाटर के अंदर, तो वो धीरे धीरे डिजोल्व हो रही है। जो प्रोसेस है डिजोल्व होने की, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिजोल्यूशन। तो जब आपने वाटर के अंदर शुगर डाला तो एक साथ कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं हुई, पहले आप टेस्ट करिए, पानी ज्यादा मीठा नहीं होगा क्योंकि वो शुगर पूरी डिजोल्व ही नहीं है। धीरे धीरे शुगर डिजोल्व होगी और वाटर की क्या स्वीटनेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यही प्रोसेस हमारी क्या है,
डिसोल्यूशन. इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच द सोल्यूट पार्टिकल इंटरेक्ट विद सोलवेंट पार्टिकल एंड कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इंक्रीजेज इन सोल्यूशन. ठीक है. अब हमने बताया हुआ क्या था, हमने सोल्यूट को ऐड किया सोलवेंट में और पार्टिकल क्या हुए, मूव करना स्टार्ट हुए. जब पार्टिकल दूर हुए तो हमने बोला वो सोलवेंट में क्या हो जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे. बट पार्टिकल तो रैंडम मोशन करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि जब पार्टिकल दूर जा रहे थे वो कुछ देर के बाद क्या होने लगे, पास आने लगे. ठीक है, दूर जा रहे थे वो क्या आने लगे, पास आने लगे. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन क्या है, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये डिसोल्यूशन की क्या है, अपोजिट प्रोसेस है. डिसोल्यूशन में क्या हो रहा था, हमारा सोल्यूट सोलवेंट में क्या हो रहा था, डिसोल्व हो रहा था. सोल्यूशन में उसकी कंसेंट्रेशन क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी. क्रिस्टलाइजेशन क्या, इट इज अ प्रोसेस बाय विच सोल्यूट इज सेपरेटेड आउट फ्रॉम सोल्यूशन. इसमें सोल्यूट क्या होता है, सोल्यूशन से क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन. तो ये प्रोसेस होती क्या है, ये हमारा सॉल्यूशन है और इसमें जो सोल्यूट पार्टिकल है ये डिसोल्व थे. बट कुछ टाइम के बाद क्या होता है, ये रैंडम मोशन करते हैं, ये एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और वापिस से ये सॉलिड बन के यहां नीचे जमा हो जाएगा. समझ रहे हैं. डिसोल्यूशन में क्या हो रहा था, जो सोल्यूट था वो डिसोल्व हो रहा था. जबकि क्रिस्टलाइजेशन में क्या हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन में जो डिसोल्व सोल्यूट है वो वापिस से सेपरेट हो रहा है. इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टलाइजेशन. तो ये दोनों प्रोसेस क्या होती है, साइमल्टेनियसली होती है. जब भी आप किसी सोलवेंट में सोल्यूट को ऐड करते हैं तो क्या होता है, स्टार्टिंग में डिसोल्व होता है. तो कौन सी प्रोसेस होती है आपकी, डिसोल्यूशन होती है. उसके बाद जैसे जैसे सोल्यूट की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती है, सोलवेंट में सोल्यूट की कंसेंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज होती है, तो एक सर्टेन अमाउंट के बाद वापिस से वो क्या होता है, सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है. उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन. और जब डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन की रेट सेम हो जाती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम. डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है, इट इज ए कंडीशन इन विच द रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल्स टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. इस टाइम पे क्या होता है, आप हमको ऐसा लगता है कि प्रोसेस हो ही नहीं रही है, मीन्स हमने सोल्यूट डाल रहे हैं हम लोग, ठीक है, और हमको लग रहा है सोल्यूट डिसोल्व नहीं हो रहा. बट एक्चुअली में क्या हो रहा होता है, उस टाइम सोल्यूट डिसोल्व हो रहा होता है. बट जिस रेट से हमारा सोल्यूट डिसोल्व हो रहा है सेम रेट से सोल्यूट क्या हो जाता है, सेपरेट आउट हो जाता है. क्योंकि जिस रेट से डिसोल्यूशन हो रहा है सेम रेट से क्या हो रहा होता है, क्रिस्टलाइजेशन. इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम. तो हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए हमारे, कौन कौन से, डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम. ओके, तो आपको क्लियर होगा. अब क्या है, हमने बोला कि किसी भी सोलवेंट में हम लोग एक पर्टिकुलर अमाउंट ही डिसोल्व कर सकते हैं स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे. ठीक है, तो उसके बाद ही हम लोग ऐड करेंगे तो डिसोल्व नहीं होगा. तो सॉल्यूशन हमारे 2 टाइप के हमारे पास, कौन कौन से, एक हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन और दूसरा है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब इनमें क्या डिफरेंस है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, इन दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसोल्व एट पर्टिकुलर टेम्परेचर. अच्छे से समझना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, ये वो सॉल्यूशन है जहां पे इक्विलिब्रियम आ चुका है, इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, कि जिस रेट से डिसोल्व हो रहा है उसी रेट से क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है. अब इसमें आप और डिसोल्व करने की ट्राई करेंगे, इसमें आप सोल्यूट को और ऐड करेंगे तो डिसोल्व नहीं होगा. क्यों, उसी रेट से सेपरेट हो जाएगा. बात समझ रहे हैं. इसमें क्या है, जितना मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी थी, सोल्यूबिलिटी क्या थी, मैक्सिमम जितना डिसोल्व हो सकता है उतना पहले ही हो गया. अब आप अमाउंट बढ़ाएंगे और टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे तो सोल्यूट तो डिसोल्व नहीं होगा. तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, when no more solute can be dissolved at particular temperature. आपको टेम्परेचर मेंशन करना जरूरी है, आप ऐसा नहीं बोलेंगे इट इज ए काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व. ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है. ठीक है, पूरा बोलना है आपको, इट इज ए काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट पर्टिकुलर टेम्परेचर. तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, इट इज ए सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व.
at particular temperature. More solute can be dissolved at particular temperature. तो आपका जब कोई सॉल्यूशन ऐसा है, मान लो मेरे पास दो सॉल्यूशन है, फर्स्ट में क्या हो रहा है कि जब मैं सोल्यूट ऐड कर रहा हूं तो इसमें डिजोल्व हो जाता है। जब मैं सोल्यूट को इसमें ऐड करूंगा तो डिजोल्व हो जाएगा। तो ये किस टाइप का सॉल्यूशन है? ये हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। क्यों? इसमें सोल्यूट डिजोल्व हो रहा है। और सेकंड में क्या, जब मैं सोल्यूट ऐड कर रहा हूं तो यहां डिजोल्व नहीं हो रहा है, ये प्रोसेस हो ही नहीं, जैसे सोल्यूट ऐड किया वो नीचे आकर जमा हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है वो ये जो टाइप का सॉल्यूशन है वो क्या, हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, और सोल्यूट डिजोल्व नहीं होता है, जबकि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में और सोल्यूट डिजोल्व हो जाता है। चलो, तो अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारी सोल्यूबिलिटी को इफेक्ट करेगा। हम कौन सी सोल्यूबिलिटी पढ़ रहे हैं? सोल्यूबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड। जब सॉलिड को हम किस में डिजोल्व कर रहे हैं? लिक्विड। फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of solid in liquid। हम कौन सी solubility की स्टडी कर रहे हैं? जब हम लोग सॉलिड को किस में डिसॉल्व कर रहे हैं? लिक्विड। ओके, तो हम उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा फैक्टर है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। तो सोल्यूबिलिटी सबसे पहले किस पे डिपेंड कर रही है? हमारे सोल्यूट और सोलवेंट के नेचर। ठीक है, केमिस्ट्री में एक रूल है, लाइक डिजोल्व्स लाइक। लाइक डिजोल्व्स लाइक मतलब सिमिलर में डिजोल्व होता है। कहने का मतलब क्या है? इफ पोलर सोल्यूट है तो वो किस में डिजोल्व होगा? पोलर सोलवेंट में। और इफ नॉन पोलर सोल्यूट है तो किस में डिजोल्व होगा? नॉन पोलर सोलवेंट में। लाइक डिजोल्व्स लाइक मींस इफ वी हैव ए पोलर सोल्यूट इट कैन बी डिजोल्व इन पोलर सोलवेंट एंड नॉन पोलर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व इन नॉन पोलर सोलवेंट। चलो पोलर सोल्यूट का एग्जांपल लेते हैं। पोलर सोल्यूट फॉर एग्जांपल हमारे पास है NaCl। ठीक है, पोलर आपको याद है ना, पोलैरिटी चार्ज ना। हाँ, तो जैसे हमारे पास NaCl है तो इसमें क्या होता है? Na+Cl- ना, आयनिक बॉन्ड है और आयनिक बॉन्ड नॉर्मली पोलर ही होते हैं। ठीक है, तो ये किस में डिसॉल्व होगा? ये पोलर सोल्यूट है तो ये किस में डिसॉल्व हो सकता है? ये हमारे पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है, फॉर एग्जांपल वाटर। ठीक है, ये हमारा क्या है? पोलर सॉल्वेंट एग्जांपल हो गया। ठीक है, सेम बात करें नॉन पोलर सॉल्यूट की, फॉर एग्जांपल हमारे पास नेफ्थलीन है। नेफ्थलीन बोल्स देखी होंगी ना आपने, हम लोग जो कपड़े उपड़े होते हैं उसमें व्हाइट कलर की बोल्स रखते हैं। ठीक है, वो कौन सी बोल्स है? हमारी नेफ्थलीन बोल्स है। वो किस में डिसॉल्व हो सकती है? ये कैसा है? नॉन पोलर सोल्यूट है। ये किस में डिसॉल्व होगा? हमारे नॉन पोलर सोलवेंट में डिसॉल्व होगा। अब नॉन पोलर सोलवेंट जितने भी आपके ऑर्गेनिक सोलवेंट्स हैं, अच्छे से सुनना बच्चों, जितने भी आपके ऑर्गेनिक सोलवेंट है एक्सेप्ट एसिड एंड बेस, ऑल आर नॉन पोलर सोलवेंट। जो भी आपके ऑर्गेनिक सोलवेंट है एसिड और बेस को छोड़ के वो सब क्या है? आपके नॉन पोलर सोलवेंट है। फॉर एग्जांपल बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ये सब क्या है? ईथर ना, ये सब क्या है? आपके नॉन पोलर सोलवेंट है। तो आपको फर्स्ट क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमारी सोल्यूबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है? सोल्यूट और सोलवेंट के नेचर पे। लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा और नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। सेकेंड हमारा फैक्टर है टेम्परेचर। सेकेंड सोल्यूबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पे। तो हमको पता है कि प्रोसेस, देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोसेस ना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक में क्या होता है? हमारी प्रोसेस में हीट रिलीज होती है,
हीट रिलीज होती है तो डेल्टा एच डिक्रीज हो जाता है, डेल्टा एच कैसा होता है, नेगेटिव होता है। जबकि एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता था, एंडोथर्मिक में हमारी हीट एब्जॉर्ब होती है, डेल्टा एच कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमारे पास देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोसेस, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। इन एक्सोथर्मिक heat is released from the system and in endothermic heat is absorbed by the system। तो यहाँ हीट सिस्टम से क्या होती है, रिलीज होती है और यहाँ सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब होती है। तो अब टेम्परेचर का इफेक्ट समझना। इफ हम लोग रिएक्शन को फेवर करेंगे तो रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। मींस इफ हमारी जो प्रोसेस है हम उसको फेवर करें तो सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ क्या हो रही है, यहाँ हीट बाहर निकल रही है। तो हीट बाहर कब निकलेगी ज्यादा, फेवर करने का मतलब क्या है, हम ऐसा बोल सकते हैं जितनी ज्यादा हीट बाहर निकलेगी ये प्रोसेस उतनी ज्यादा फास्ट हो जाएगी। प्रोसेस फास्ट होने का मतलब हमारी सोलिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। प्रोसेस तो हमारी क्या है, सोलिबिलिटी है। तो हीट बाहर ज्यादा कब निकलेगी, जब सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। मींस एक्सोथर्मिक में जब हम टेम्परेचर कम करते हैं तो सोलिबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। बात करें एंडोथर्मिक की ना, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, जब ये प्रोसेस होती है तो हीट एब्जॉर्ब होती है। जितनी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी ये प्रोसेस उतनी ज्यादा होगी। तो हीट कब ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, जब बाहर का टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सोलिबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे इसका रिवर्स भी बोल सकते हैं हम लोग कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोलिबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और यहाँ भी इसका रिवर्स बोल सकते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज करने से सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो सिंपल एक्सोथर्मिक में क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करने से सोलिबिलिटी इंक्रीज होती है। और एंडो में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोलिबिलिटी इंक्रीज होती है। तो सेकंड फैक्टर हमने पढ़ लिया टेम्परेचर। तो थर्ड हमारा फैक्टर है प्रेशर। प्रेशर का कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है, देयर इज नो एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट, और वी कैन से इट इज नेग्लिजिबल इफेक्ट बिकॉज वी नो दैट सॉलिड एंड लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड और लिक्विड क्या होते हैं हमारे, इनकम्प्रेसिबल, हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। इफ हमने कोई सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया, इफ सोल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है, इफ हम उसको कंप्रेस करेंगे तो उसका जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस नहीं होगा। तो प्रेशर का कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता, नेग्लिजिबल इफेक्ट है, इसलिए हम स्टडी नहीं करते हैं। तो आई होप आपको सोलिबिलिटी समझ आ गई होगी, सॉलिड इन लिक्विड की। तो सोलिबिलिटी हमने क्या बोला था, the maximum amount of solute which can be dissolved in specific amount of solvent at specified temperature। और आपको इससे मोर करेक्ट डेफिनेशन चाहिए, तो जो हम बोलते हैं कि स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सोलवेंट, तो अमाउंट ऑफ सोलवेंट आपको 100 ग्राम ले लेंगे। वापस बोलता हूं, डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज सोल्यूबिलिटी। समझ आया? तो हमने सोल्युबिलिटी पढ़ ली किसकी, सॉलिड इन लिक्विड। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, गैस इन लिक्विड एंड लिक्विड इन लिक्विड। तो लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स पढ़ी थी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। तो उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ द 22 ग्राम बेंजीन is dissolved in 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसमें क्या हो रहा है, हम 22 ग्राम बेंजीन को किसमें डिसॉल्व कर रहे हैं, 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में, और हमको क्या निकालना है, इसका मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला याद होगा आपको, मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो जो गिवन है हम लोग फर्स्ट वो लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या क्या है, मास ऑफ बेंजीन, बेंजीन का आपको फॉर्मूला याद होगा बच्चों, C6H6। कितना है मास ऑफ बेंजीन, 22 ग्राम। और क्या गिवन है हमारे पास, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास। तो मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, CCl4 इक्वल टू 122 ग्राम। और हमको क्या चाहिए, डिवाइड में क्या था फॉर्मूला में, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू टोटल मास कितना हो जाएगा, 22 प्लस 122 इक्वल टू 144 ग्राम।
तो अब चलो हम लोग मास परसेंटेज निकाल लेते हैं इसका, बेंजीन का ना। मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 ना। तो मास ऑफ बेंजीन कितना है, मास ऑफ बेंजीन है आपका 22, टोटल मास है आपके पास 144 इंटू 100, तो ये आपका परसेंटेज आ जाएगा। आप इसको सोल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 15.28% आ जाएगा। सेम आपको किसका फाइंड करना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो कैसे सोल्व करेंगे, मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100 ना, ऐसे नहीं करना है। क्यों, टोटल परसेंटेज का सम कितना होता है, ऑलवेज 100 होता है। इफ हमको एक का परसेंटेज पता है तो सेकंड के परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ओनली 100 से माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मास परसेंटेज ऑफ CCl4 इक्वल टू 100 माइनस 15.28, सोल्व कर लेंगे इसको, 74.72%। ठीक है, हाँ आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं कि मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, बट उसमें कैलकुलेशन लॉन्ग हो जाएगी आपकी। ठीक है, हाँ तो बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये बोलना क्या चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि आपको क्या चाहिए, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन चाहिए। आपके पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, इस सॉल्यूशन में आपका 30% क्या है, 30% आपका बेंजीन है, तो 70% क्या होगा, सोचने की बात है, 70% क्या होगा। दूसरी चीज जो है, ये सॉल्यूशन किस किस का है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन का, तो 70% क्या आपका CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो हमने जब भी बताया था कि आपको जब भी परसेंटेज गिवन हो तो आप टोटल को 100 सपोज कर लीजिए। अभी मास परसेंटेज है तो टोटल मास मान लेंगे हम लोग कितना, 100 ग्राम। तो लेट टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 100 ग्राम। तो ये जो भी परसेंटेज है वो डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट हो जाएगी हमारे मास में। तो मास ऑफ बेंजीन, बेंजीन को मैं C6H6 लिख देता हूं, ठीक है, बार बार नेम लिखने से अच्छा है, इक्वल टू 30 ग्राम। एंड मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड टोटल 100, सोल्यूट हमारा 30, तो सोलवेंट कितना हो जाएगा हमारा 70। ओके, देन हमको मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला याद है, फॉर एग्जांपल मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इक्वल टू मोल ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो हमको मोल फाइंड करना है ना, मोल फ्रैक्शन के लिए हमको मोल चाहिए। अब मोल के फॉर्मूला क्या है, मोल इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। तो हमको क्या चाहिए, मोलर मास चाहिए। ठीक है, मोल के लिए हमको क्या चाहिए, मोलर मास। तो हमको बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो मोलर मास ऑफ बेंजीन, मोलर मास याद है ना बच्चों कैसे कैलकुलेट करते थे, जो भी इसमें एटम है उन सबका मास को ऐड कर दीजिए। तो 6 कार्बन है, कार्बन का मास कितना होता है 12, तो 6 कार्बन का मास 12 इंटू 6। हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो 6 हाइड्रोजन का मास प्लस 6 इंटू 1। तो सोल्व करेंगे आप, इसको आ जाएगा 78 ग्राम पर मोल। मोलर मास का मतलब ये क्या है, एक मोल का मास है, और मास किस में होता है, ग्राम में, इसलिए यूनिट क्या होगी, ग्राम पर मोल। सेम हम लोग फाइंड कर लेंगे मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन का मास एक ही है तो 1 इंटू 12 12, और क्लोरीन का मास, कितनी क्लोरीन है 4 इंटू क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5। सोल्व कर लेंगे आप लोग इसको, 154 ग्राम पर मोल। तो आपने अब मोल फाइंड कर लिया, अब सॉरी आपने क्या फाइंड कर लिया, मोलर मास फाइंड कर लिया। अब आपको फाइंड करना है मोल। ठीक है, मोल ऑफ बेंजीन, ठीक है, मोल्स ऑफ बेंजीन, मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है बेंजीन का, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं। मोल का गिवन मास कितना है 30, और मोलर मास कितना है बेंजीन का 78। तो इसको आप सोल्व कर लेंगे, यह आएगा अप्रोक्सीमेट आपका 0.385। मोल की यूनिट क्या होती है, मोल।
देन आपको फाइंड करना होगा मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है आपके पास 70 कार्बन टेट्राक्लोराइड का, और मोलर मास कितना है 154। तो कैलकुलेट कर लेंगे, इसका अराउंड आएगा आपका 0.455 मोल। तो आपके पास बेंजीन का भी मोल आ गया और कार्बन टेट्राक्लोराइड। आपको फाइंड क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन का फॉर्मूला याद है, मोल फ्रैक्शन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एक्स ना। आप पूरा लिख भी सकते हैं मोल फ्रैक्शन बेंजीन के लिए C6H6। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इक्वल टू मोल्स ऑफ बेंजीन। मोल को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, N से, मोल ऑफ बेंजीन को NC6H6 डिवाइड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमारे पास क्या क्या है, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो इनके मोल ऐड कर दें। चलो सोल्व करते हैं। मोल ऑफ बेंजीन कितना है हमने कैलकुलेट किया ना अभी 0.385 ना। मोल ऑफ बेंजीन फिर से 0.385 और मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना है हमारा कैलकुलेशन से 0.455। ये प्लस है, मल्टीप्लाई मत से बनना, ठीक है, ऐड करना है टोटल मोल, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करेंगे, सोल्व कर लेना बच्चों, 0.458 आएगा, ठीक है। ये आपका मोल फ्रैक्शन है किसका, बेंजीन का। अब सपोज आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड करना होता कार्बन टेट्राक्लोराइड का, तो कैसे करते, मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड डिवाइड बाय टोटल मोल, ऐसा नहीं करना। जैसे परसेंटेज का सम 100 होता है, बट फ्रैक्शन का सम क्या होता है 1 होता है। इफ आपके पास एक का फ्रैक्शन है, सेकंड का फाइंड करना है, तो 1 में से डायरेक्टली माइनस कर लेना। इसको माइनस कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड का। Please subscribe the channel and press the bell icon for more updates.